पीओके में कुछ धमाकेदार हो सकता है और इसकी खबर 7 समंदर पार ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके वापस लेने का संकल्प दोहराया है और इसकी चर्चा इस्लामाबाद में हो रही है। पीओके को लेकर भारतीय बयान पर पाकिस्तान की सरकार खामोश है और इसकी वजह खुद पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी और चिंता के सारे वीडियो सबूत आज की इस पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। साल 2023 में पीओके का बॉर्डर बदलने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का स्टेटस चेंज होने वाला है। बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने से पहले पीओके पर भारत से धमाकेदार मैसेज आया है। बिलावल क्या करेंगे? पीओके में पाकिस्तान की मुसीबत कितनी बढ़ गई है? पाकिस्तान में पीओके पर कितनी चीख पुकार मची है? इसकी वजह सीधे लंदन से आई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लंदन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से बात करते हुए पीओके का एजेंडा क्लियर कर दिया और पीओके पर आर पार की खबर तुरंत पाकिस्तान पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और भाजपा के एजेंडे में अवैध रूप से कब्जाए गए पीओके को पाकिस्तान के नियंत्रण से वापस हासिल करना और इसे भारत में वापस लाना है। यानी पीओके पर अभी भले ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पर ये वापस भारत में शामिल होगा। पीओके से पाकिस्तान का कब्जा खत्म करने का संकल्प वर्षों पुराना है और अब इस प्लान पर ऑपरेशन को पूरा करने का टाइम आ चुका है। जैसे कि सर्व समिति से सदन ने भी माना हुआ है, वो इतना ही है कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा करके पुनः भारत में। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की सड़कों पर पहले से ही विरोध चल रहा है। सीमा पर बैठा कश्मीरी भारत के लिए जिंदाबाद और पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाता है। पीओके पर बयान सुनते ही इस्लामाबाद में टेम्परेचर बढ़ने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से 2 हाई प्रोफाइल दौरे होने वाले हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद ब्रिटेन पहुंच रहे हैं और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गोवा आने वाले हैं। इससे ठीक पहले इंडिया ने पीओके पर यूके में बयान दिया और असर पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान में डर बढ़ रहा है और इसकी वजह है पाक फौज पर एक और बड़ा खुलासा। इस्लामाबाद में सबको डर है कि अगर भारतीय फौज ने पीओके के लिए चढ़ाई कर दी तो पाकिस्तान के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने खुद ही टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि उनके टैंक में जंग लग चुका है। पाकिस्तानी फौज में इंडिया का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। पाकिस्तान में इसी टॉपिक पर जुबानी बहस छिड़ी हुई है और पीओके ने इसमें और पेट्रोल डाल दिया है। इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और ये बात पाकिस्तान की पब्लिक भी अच्छे से जानती है। कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर सरहद पार बैठे कश्मीरियों ने पाकिस्तानियों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। पीओके प्लान कोई आज नहीं बना है। भारत सरकार ने सालों पहले क्लियर कर दिया था कि पीओके के लिए भारत की जनता जान दे भी सकती है और पीओके वापस लेने के लिए भारतीय सेना दुश्मनों की जान ले भी सकती है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। पीओके का कश्मीरी सालों से पाकिस्तान के अवैध कब्जों का विरोध करते हुए
भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और अब उनके लिए एक एक दिन इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान जब तक भारत के एक फैसले का मुकाबला करने का प्लान बनाता है, तब तक उसके लिए दूसरी मुसीबत आ जाती है। पाकिस्तान के करीबी देश में एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे, वहां ट्रेड से लेकर तमाम जरूरी मुद्दों पर बात हुई, पर डोभाल को देखकर पाकिस्तान के ड्रीम्स चकनाचूर हो गए हैं। यानी पाकिस्तान को उसके दूसरे बॉर्डर पर भी डोभाल का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पड़ोसी देश में डोभाल, इस्लामाबाद का हुआ बुरा हाल। पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों मिलकर डोभाल की खबरें देख रहे हैं। डोभाल का नाम सुनते ही पाकिस्तान डाउन हो गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ईरान पहुंचे तो पाकिस्तान में डिस्कशन शुरू हो गया। डोभाल की मुलाकात ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से हुई। तेहरान में डोभाल की मीटिंग ईरान के एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई और बातचीत के टॉपिक की चर्चा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान सब जगह हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि ईरान ने इंडिया को ऑयल बेचने का ऑफर दिया है। 1-to-1 मीटिंग में ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर प्रतिबंध के बावजूद भारत सरकार रशिया से तेल खरीद सकता है तो फिर ईरान से क्यों नहीं। ईरान के एनएसए ने दोनों देशों को अपनी करेंसी में ट्रेड करने का ऑफर दिया है, यानी दोनों देशों का बिजनेस रुपया और रियाल में होगा। डोभाल की मीटिंग के बाद खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का पड़ोसी ईरान अब भारत के साथ ट्रेड रिलेशन को और बढ़ाने के लिए तैयार है और ये देखने के बाद से पाकिस्तानियों को दोस्त और दुश्मन का फर्क नजर आ रहा है। जैसे जैसे डोभाल के दौरे के बारे में और खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में खलबली बढ़ती जा रही है। इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत की मदद से ईरान भी एससीओ का फुल टाइम मेंबर बन जाएगा। दोनों देशों के बीच संबंध और करीब हो रहे हैं। मामला बिजनेस से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले ईरान के डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली आए थे। भारत और ईरान की खबरों के बीच पाकिस्तानी मीडिया को देखेंगे तो लगेगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ डोभाल की चर्चा हो रही है। डोभाल की विजिट कई और मायनों में भी अहम है। ईरान ने भारत की मदद से चाबहार बंदरगाह बनाया है जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर दे रहा है। इसकी मदद से भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ वक्त में ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, इसलिए डोभाल के ईरान दौरे में पाकिस्तान को खुद के लिए सिर्फ खतरा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सप्ताह इंडियन डिप्लोमेसी का मेगा वीक है। मई की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया जीतने का मंत्र देकर अपने मंत्रियों और अफसरों को दूसरे देशों के दौरे पर भेजा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की कतार में आए। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों पर जोर देना हो या दुनिया की महाशक्तियों को भारत की बात सुनाना हो, देश आगे बढ़ चुका है। दुनिया जीतने का मोदी मंत्र। सुपर पावर बनने का सुपर प्लान। मई का महीना शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने के लिए सुपर पावर वाले अंदाज में आ गए हैं। जहां पीएम मोदी के मंत्री दुनिया के कई देशों में भारत की बात रखने निकल पड़े हैं, वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी भी 24 मई को सिडनी में क्वाड ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से होगी। चीन जैसे चालबाज देशों के लिए एक बार फिर पीएम मोदी कड़ा संदेश दे सकते हैं, जबकि यूक्रेन रूस युद्ध पर भी खुलकर
दुनिया को नया मैसेज देंगे। हालांकि पीएम मोदी दुनिया के हर मंच से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। भारतीय परंपरा में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार बुद्धि वालों के लिए तो संपूर्ण संसार एक परिवार होता है, कुटुंब है। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा से भी G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आपदा को अवसर में बदलने वाले विश्व नेता हैं। इसलिए चाहे कोरोना काल का समय हो या रूस यूक्रेन युद्ध या फिर दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था का माहौल, पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की कतार में दिखाई दें। यही वजह है कि केवल केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि एनएसए अजीत डोभाल भी और एयर चीफ मार्शल भी अलग अलग देशों की ओर निकल पड़े हैं। पूरा दौरा अगर आप देखें तो इंडिया की डिप्लोमेसी को बहुत हाई गियर पे ले जा रहा है। क्वाड को लेकर भी किस पे ज्यादा फोकस, किस पे कम, क्यों, और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी में जो इनिशिएटिव है भारत का, तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स होंगी इस महीने में। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के दौरे पर हैं, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वीडन और बेल्जियम के दौरे पर होंगे। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूरोप में, स्वीडन, बेल्जियम में हैं। जब यहाँ जो बातें हो रही हैं, हर डिस्कशन का मुद्दा मोर और लेस ये है, भारत के साथ रिश्ते बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं हम उन देशों के साथ। इस समय बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी चल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने खुलकर पाकिस्तान और उनके रहनुमा चीन पर जमकर हमला बोला। साफ है, भारत दुनिया से दोस्ती और दुश्मनों को कड़ा संदेश देने से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि ये नया भारत है, आज का भारत है। Whether it is the United States, Europe, Russia or Japan, we are trying to ensure that all these ties advance without seeking exclusivity. China falls in a somewhat different category because of the boundary dispute and the currently abnormal nature of our ties. That is an outcome of a violation of agreements regarding a border management. श्रीनगर भी अपनी तैयारियों में जुटा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी डल लेक में है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब G20 की मेजबानी यहाँ पर होगी, कश्मीर घाटी में होगी, तो जो गेस्ट आएंगे उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उन्हें डल लेक घुमाया जाएगा, शिकारा राइड कराया जाएगा, इसके अलावा गुलमर्ग भी ले जाया जाएगा। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर निकल चुके हैं। वायुसेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन श्रीलंका पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एयर चीफ मार्शल श्रीलंका के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के छात्रों से बातचीत करेंगे। चीन
लगातार श्रीलंका के संकट को भुनाने के लिए प्रयास करता रहा है, जबकि भारत मुसीबत में पड़े अपने पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा आगे आया है। इस बीच 6 मई 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर रही है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर पूरा यकीन भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान से वैसे तो कई बार हिंदू मंदिरों पर हमले की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन आज पाकिस्तान से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने अपनी शादी के बाद हिंदू मंदिर में दर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भतीजी और पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बहन है। वो पेशे से लेखक हैं। फातिमा के पति ग्राहम एक ईसाई हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। कराची में दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। शादी के बाद दोनों कराची के महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। फातिमा ने शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाया। मतलब ना तो फातिमा और ना ही उनके पति ग्राहम हिंदू हैं, फिर भी दोनों शिव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। फातिमा के इस कदम की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है, जबकि पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी फातिमा के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस के चुनावी वादे का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। जी न्यूज पर अमित शाह का बयान, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादे में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है और इस पर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बरसों तक श्री राम को ताले में रखा और अब उन्हें बजरंगबली से दिक्कत है। आपको सुनाते अमित शाह का पूरा इंटरव्यू। धर्म के आधार पर आरक्षण गलत, अमित शाह की तरफ से ये कहा गया। तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। सर, ये जो भीड़ है, ये उत्साह है, ये आपको लग रहा है कि सत्ता में वापसी करेगा और जो परंपरा है उसको तोड़ेगा? देखिए, तो यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। कई बार सरकारें रिपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इसी प्रकार का उत्साह मैं मुंबई कर्नाटक में गया, हैदराबाद कर्नाटक में गया, मैसूर क्षेत्र में गया, हासन गया, हर जगह इसी प्रकार का उत्साह दिखा। सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आपने पीएफआई को बैन किया, अब वो लोग कह रहे हैं कि पीएफआई तो ठीक है, बजरंग दल को भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। इसी एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद रखा और अब उनको बजरंगबली के नाम से भी परहेज है।
मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जवाब देगी। वो तो मुस्लिम आरक्षण को भी लागू करने की बात कर रहे हैं सर, आरक्षण को भी लागू करने की बात कर रहे हैं। वो हो नहीं सकता, संविधान विरोधी बात है। धर्म के आधार पर संविधान का, हमारे आरक्षण का हमारे संविधान में कोई जगह ही नहीं। सीएए लागू करने की बात आप लोग कर रहे हैं और कांग्रेस कर रही है कि अपीजमेंट पॉलिसी कर रहे हैं आप लोग, सांप्रदायिकरण आप लोग कर रहे हैं। क्या सांप्रदायिकरण दिखता है? उन्होंने खुलकर बोलना चाहिए। सर एक सवाल है सर कि कितनी सीटें सर, हमेशा हमेशा कैलकुलेशन सही होता है। हाफे मार्क प्लस 15 सीट से कम जीते। 15 सीट पिछले बार, हाफे मार्क से 15 सीट ज्यादा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले अजीत पवार, फैसले पर विचार के लिए समय मांगा। अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया, शरद पवार ने 2 से 3 दिन का समय मांगा है। फिलहाल फैसले पर कायम है शरद पवार। सबने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है। कार्यकर्ता का कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ, और वो काम करेंगे, आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहाँ जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो, और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहाँ से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए, और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर जाए। तो आज इस खबर के बाद मानो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया हो। ये आपको हम तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं। दरअसल मौका किताब के विमोचन का था, लेकिन अचानक जब ये ऐलान शरद पवार की तरफ से किया गया कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, वहां पर मौजूद कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे और सभी ने भावुक होकर नम आंखों से उनसे अपील की कि वो अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करें और अपने निर्णय को वापस लें। और उसके बाद वहां पर समय उनकी तरफ से मांगा गया, जैसे कि आप सुन रहे थे कि ये वहां से बताया गया कि 2 से 3 दिन का वक्त उन्हें चाहिए। उन्होंने मांगा है कि वो इस फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। और अब आपको बताते हैं शरद पवार के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी क्या है ये समझिए। आज बायोग्राफी के विमोचन पर इस्तीफे का ऐलान शरद पवार की तरफ से किया गया। अब आपको ये भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शरद पवार ने अपने इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी या फिर इस्तीफा देने का इशारा किया। महाराष्ट्र में आज गठबंधन, कल का पता नहीं, और साथ ही आपको हम इस्तीफे का इशारा कैसे किया उससे जुड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। अजीत पवार का वो बयान, 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। सुप्रिया सुले, 15 दिन में 2 बड़े विस्फोट होंगे। ये तमाम वो बयान है जिसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। शरद पवार की तरफ से रोटी पलटने का वक्त आ गया है, ये भी एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया था। और इन सभी बयानों को आज जो घटनाक्रम हुआ उससे जोड़कर देखा जा रहा है। 30 अप्रैल को शरद पवार ने कहा था, आज हम एमवीए का हिस्सा हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। मैं आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, लेकिन कल का पता नहीं है। एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के पार्टी छोड़ने की भी खबरें सामने आई थी। कहा जा रहा था कि उनके साथ 40 विधायक हैं और बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अजीत ने सफाई देते हुए कहा था, बेवजह गलतफहमी फैलाई जा रही है। जी न्यूज़।